नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में जब किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब एक बात बार बार सरकार की तरफ से कही गई कि कृषि कानूनों को इसलिए लाया गया है ताकि किसानों को आड़तियों के जाल से आजाद किया जा सके। आड़ती और बिचौलिया शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ। कहा जाता था कि किसानों को इनसे आजाद कराने के लिए ही तीनों कृषि कानून लाए गए हैं। तब भी आंदोलन करने वाले किसान कहते रहे कि इन कानूनों के जरिए जो नई गुलामी आ रही है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्हें ये कानून नहीं चाहिए। बीती बात को समझने के लिए सबसे पहले भानुमति के पिटारे से कुछ बेकार हो चुकी हेडलाइनों को निकालते हैं। पीछे मुड़कर इन हेडलाइनों को देखने से पता चलेगा कि तब सरकार आड़तियों के बारे में क्या कह रही थी। प्रधानमंत्री का ही बयान कई जगहों पर छपा मिला, जिसमें वे जोर देते हुए पाए गए हैं कि देश के किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी। ये बिल उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। इस तरह की कई हेडलाइन आपको मिलेगी जिसमें तमाम मंत्री, बीजेपी के नेता आड़तियों से किसानों को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों में बता रहे थे कि आड़ती से किसानों को आजाद किया जा रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं, किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की दुर्दशा के लिए दलाल और बिचौलियों को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप पुरानी हेडलाइन भूल चुके हैं और अब नई हेडलाइन आ गई है। 28 जून को बीजेपी यूपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है। अपने ट्वीट में बीजेपी उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि व्यापारियों और आड़तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना के तहत मिल रही आर्थिक मदद। और पोस्टर पर लिखा है, व्यापारी एवं आड़तियों के प्रति भाजपा सरकार संवेदनशील, मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना। इसके भीतर एक बॉक्स में लिखा है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, आड़तियों की मंडी परिसरों की सीमा में व्यापारिक कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता राशि। यानी जिन आड़तियों को सरकार पानी पी पी कर कोस रही थी, जिनसे किसानों को आजाद करा रही थी, उनके लिए सहायता राशि वाकई संवेदनशील मानी जाती है। आखिर आड़ती भी तो देश के नागरिक हैं। ये और बात है कि आड़तियों के कानों में सारे पुराने भाषण गूंज रहे होंगे कि किसानों की दुर्दशा के कारण वही हैं। उम्मीद है इस पोस्टर से कुछ संगीत पैदा हो सके, किसान आंदोलन का साथ देने वाले आड़ती सरकार का भी साथ दे सकें। अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक 2019 में योगी आदित्यनाथ ने यह योजना शुरू की थी। तब इसका नाम मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन दुर्घटना योजना बताया गया। इसी के तहत आड़ती को दुर्घटना होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ था। अमर उजाला ने लिखा है कि जो आड़ती मंडी परिसर में काम करने के दौरान सांप काटने, ट्रैक्टर से घायल होने, सामान की ढुलाई के दौरान घायल हो जाएंगे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। लेकिन 28 जून को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो योजना का पोस्टर ट्वीट हुआ है, उसमें इस योजना का एक नया नाम है, मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना। किसानों को मिल रहा भैया, केवल आड़तियों को तो अभी तक कोई पैसा मिला नहीं। आड़ती भी दुर्घटना योजना में भी कुछ नहीं मिला, ना वैसे में मिला नहीं। हमें कहना यह है कि आड़ती को भाई पुराने हैं, हम मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं
और टैक्स भी GST भी देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इनको, तो हमें इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए आड़ती को। अब आते हैं महामारी के कारण आर्थिक तबाही पर। महामारी के दौर में कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग और गरीब हुए और कितने लोग मिडिल क्लास से गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इसका कोई सरकारी आंकड़ा या अध्ययन नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। शहरों में गरीबी 20% बढ़ी है और गांवों में 15%। प्यू रिसर्च ने बताया है कि मिडिल क्लास का आकार छोटा हो गया है। 3 करोड़ से अधिक लोग मिडिल क्लास से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यह भारत का रिकॉर्ड है। आइए अब अमेरिका से तुलना कर खुद को बड़ा साबित करते हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व डेटा के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका में लोग गरीबी में जाने के बजाय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। 2008 की मंदी में अमेरिकी परिवारों की संपत्ति में $8 ट्रिलियन की कमी आ गई थी, लेकिन महामारी के कारण आई मंदी के दौर में अमेरिकी परिवारों की संपत्ति में $13.5 ट्रिलियन की वृद्धि हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले साल ही डेमोक्रेट ने संसद में $3 ट्रिलियन का बिल पास कराया था। राज्यों को भी मदद दी गई और हर परिवार के हर सदस्य के नाम से चेक गया था, भले ही उनकी नौकरी बनी हुई थी। किसी किसी परिवार में 3 से 4 हजार डॉलर के चेक गए। अभी तक सरकार 3 बार चेक भेज चुकी है। अमेरिका में पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च के बीच करीब 5 करोड़ कामगारों को हर हफ्ते सहायता राशि मिली है। $750 बिलियन बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया गया है। इसका असर हुआ है कि समाज के निचले तबके के लोगों ने अपने कर्ज चुका दिए, बचत भी बढ़ गई। ये वो लोग थे जो कम आमदनी पर काम करते थे और महामारी के कारण जिनकी नौकरियां चली गईं। सरकारी मदद के कारण गरीबी में जाने से बच गए। इनके खर्च करने से अर्थव्यवस्था और अधिक डूबने से बच गई। इस तरह चोटी के 20% लोगों के हाथ भी पैसा गया। घर से काम करने के कारण उनकी बचत बढ़ी, जिसका निवेश शेयर बाजार में होने लगा। सरकार ने ब्याज दर 0 के बराबर कर दिया ताकि लोग लोन ले सके। कुल मिलाकर अमेरिका मंदी में तो गया मगर डूबने से बच गया। वहां की जनता गरीबी में नहीं गई। अमेरिका में रिपोर्टिंग हो रही है कि किस किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता कम दिया है। भारत में बेरोजगारी भत्ते को लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि वहां के श्रम विभाग ने ईमेल भेजकर माना है और जवाब दिया है कि महामारी के कारण दावेदारों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसके लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार नहीं था। इस वजह से बहुतों को भत्ता नहीं मिला है। वहां का सिस्टम मान लेता है, यहां का सिस्टम तो बताता ही नहीं कि कितने बेरोजगार हुए हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की साइट से आपको हर महीने पता चलता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए, कितनों को रोजगार मिला। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान चलता है, फिर भी डेटा का पता नहीं चलता है। आप भूल गए होंगे इन तस्वीरों को। पिछले साल पैदल चलते लाखों लोग दुनिया भर में हेडलाइन थे। तब सरकार बता नहीं पा रही थी कि कितने लोग हफ्तों सड़कों पर थे। इनके भोजन पानी का इंतजाम ज्यादातर आम लोगों ने किया था। भले ही यह खबर हेडलाइन से उतर गई, लेकिन कुछ लोग पिछले साल से ही सुप्रीम कोर्ट में इनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। उस लड़ाई का नतीजा यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया है। अदालत पूछती रही कि कितने मजदूर पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। केंद्र से लेकर किसी राज्य के पास इसका मुकम्मल डेटा नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक वह एक पोर्टल बनाए जिस पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों और प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण हो। 31 दिसंबर तक मजदूरों के पंजीकरण का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट कब से कोशिश कर रहा है कि इनका डेटा बने, लेकिन आज धीरज जवाब दे गया। कोर्ट ने कहा कि इस देरी और लापरवाही के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को माफ नहीं किया जा सकता है। केंद्र की देरी यह दर्शाती है कि वह प्रवासी श्रमिकों को लेकर चिंतित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना केंद्र और राज्यों का बाध्य कर्तव्य है, क्योंकि देश की आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा
प्रवासी मजदूरों का है। अधिकांश राज्यों में प्रवासी को सूखे राशन के लिए कोई योजना नहीं दी गई है। 13 मई को कोर्ट ने पहली सुनवाई करी इस मुद्दे पर और कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें तुरंत राशन दिया जाए जिससे कि वो भूख से पीड़ित ना रहें, और कम्युनिटी किचन रसोइयां भी बनाई जाएं जगह जगह पर जिससे कि लोग खाना खा सकें, उनको भोजन मिल सके। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू करी जिसके तहत 20 लाख लोगों को ये राशन मिलना शुरू हुआ दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। 24 मई को फिर से एक सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रावधान है ये केवल दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। जहां पर भी पूरे देश में जिस भी राज्य में कोई भी प्रवासी मजदूर है वो भूखा ना रहे, इस तरीके का एक सिस्टम बनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। पहली चीज कोर्ट ने कहा है कि ये जो महामारी का संकट है ये कुछ समय की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत गहरा और लंबा संकट है और इसलिए सभी राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि वो खाद्य सुरक्षा के लिए सभी ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है स्कीम्स जारी करें जिसके तहत उन्हें तब तक राशन दिया जाए जब तक कि महामारी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा का कानून है उसके तहत जिन लोगों को राशन कार्ड दिए गए हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सिस्टम सेट है वो 2010-11 की जनगणना के हिसाब से सेट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भोजन का अधिकार कहीं पर लोगों के मौलिक जीवन के अधिकार से जुड़ा है, संवैधानिक अधिकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमारे देश में तुरंत इस आदेश का पालन करेंगे जिससे कि लोगों को भूखा ना सोना पड़े। अभी जो आर्थिक मंदी चल रही है ऐसे में वो अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। इस मामले में कोई अमेरिका से तुलना नहीं करेगा कि वहां का श्रम मंत्रालय हर महीने बताता है कि कितने बेरोजगार हुए। भारत का श्रम मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट से डांट खाता है कि उसे पता ही नहीं है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और साल भर के भीतर एक वेबसाइट बनाए ताकि पता रहे। इसकी भी डांट पड़ी है। मंत्री लोगों को भी ग्राफिक्स बनाकर ट्वीट करना चाहिए कि अमेरिका में बिना डांट के ही सारा डेटा उपलब्ध है और भारत में डांट के बाद भी डेटा नहीं है। अब आते हैं मीडिया की एक बड़ी हेडलाइन पर जिसका हिसाब मनी कंट्रोल नामक वेबसाइट ने लगाकर बताया है कि किस तरह से आंकड़ों की कलाबाजी की गई है, जिससे पहली हेडलाइन छपे बड़ी हेडलाइन और लगे कि भारी भरकम काम हुआ है। आज आपने कई जगहों पर यह हेडलाइन देखी होगी कि वित्त मंत्री ने 6,29,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। कुछ अखबारों ने लिखा है कि यह कोई बूस्टर डोज है। मनी कंट्रोल के अरूप रॉय चौधरी ने रिपोर्ट छापी है कि अगर कर्ज योजना को अलग कर दें, फिर से दोहराई गई पुरानी योजनाओं को भी किनारे कर दें, तो वित्त मंत्री की घोषणा 50,000 करोड़ से अधिक की नहीं है। अरूप का तर्क है कि जो कर्ज की योजना है वो सरकार अपने राजकोष से खर्च नहीं कर रही है। खाद पर जो सब्सिडी दी गई है और मुफ्त अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया है, उसका खर्चा जरूर सरकार अपने पाले से कर रही है। इसमें भी खाद पर सब्सिडी की घोषणा तो मई में ही हो गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 33,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के जरिए 88,000 करोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह राशि केवल इस साल की नहीं है, 2021 से 2026 के बीच दी जाएगी। इस तरह से हिसाब लगाकर अरूप ने बताया है कि कुल राशि 48,000 करोड़ की है जो कल जिसकी घोषणा की गई। अब कौन अरूप की तरह इतनी मेहनत करेगा? ज्यादातर जगहों पर हेडलाइन छपकर पहुंच ही गई है। लोग यही समझेंगे कि 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यही सवाल आएगा, लोग यही जवाब देंगे। 5 लाख वीजा का शुल्क माफ करने की खबर आपने देखी होगी। सरकार पर कुल 100 करोड़ का भार पड़ेगा, बस इतना ही। हमारे सहयोगी नसीम ने आगरा से बताया है कि आगरा में कहीं भी जाइए, होटल से लेकर शोरूम तक बंद मिलेंगे। बिजनेस ठप सा है। इसी शहर में 2019 में 80 लाख पर्यटक आए थे, जिनमें से 7 से 8 लाख विदेशी थे।
सीजन में कभी कभी 70,000 लोग एक दिन में आ जाते हैं। इस कारण आगरा में छोटे बड़े 800 होटल आबाद हैं और इस शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पर्यटन पर जिंदा है। लेकिन पिछले साल की तालाबंदी के बाद से आगरा में पर्यटन उद्योग थम सा गया है। यहाँ काम करने वाले गाइड कहते हैं कि साल भर से कोई काम नहीं मिला। पहले औसतन 50,000 रुपया महीना कमा लेते थे, लेकिन पुरानी बचत तोड़कर और कर्जा लेकर अब घर चला रहे हैं। होटल से लेकर शोरूम में काम करने वाले लाखों लोगों की क्या हालत हुई होगी, कोई नहीं जानता है। अमेरिका नहीं है कि बेरोजगार हुए लोगों के खाते में 2-2 लाख रुपए आ गए। यहाँ तो इन लोगों का सब बिक गया होगा या कर्ज में डूब गए होंगे। गाइड इस शहर की पहचान है। यहाँ पर 2 तरह के गाइड हैं। यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त गाइड हैं, तो केंद्र सरकार से भी मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें रीजनल लेवल गाइड कहते हैं। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिससे वे पुराना कर्ज चुका सकेंगे और अपना कारोबार फिर से चला सकेंगे। हमारे सहयोगी नसीम ने गाइड यूनियन के पदाधिकारियों से जाना कि वित्त मंत्री के ऐलान से वे कितने उत्साहित हैं। क्या 1 लाख के लोन की गारंटी से उन्हें मदद मिल सकती है? हमारा जो काम था गाइडों का, जो मेनली मैं जो करता था, बाहर के जो कंट्रीज़ के टूरिस्ट आते हैं उन्हें ही घुमाता था और जो भारतीय पर्यटक हैं उनको भी घुमाते थे। मेनली हमारा था फॉरेनर वाला था, लेकिन अब फॉरेनर आ नहीं रहे हैं, कोई कमाई नहीं होगी। हम 1 लाख रुपए ले भी लिया तो उसे वापस कहाँ से देंगे? फिलहाल तो यही है कि भाई जो भी हमने अपनी जमा पूंजी की थी या जो अभी तक इन 10-12 सालों में जब से हम टूरिस्ट गाइड बने थे, जो हमने कमाया था उससे भी ज़्यादा बाजार से कर्ज लेकर भी हम सरवाइव कर रहे हैं किसी भी तरीके से। एक तरफ गाइड लाइसेंस में ये बाध्यता है कि आप दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास कोई और काम उस टाइम है नहीं, गाइडिंग का काम चल नहीं रहा, तो इसलिए पिछले साल कुछ नहीं हुआ। जब कल ये घोषणा हुई कि वो पैकेज आ रहा है टूरिज्म के लिए और ये, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि वो बेसिकली अनुदान ना हो के वो हमारे लिए एक लोन है, तो वो तो ऐसा लगा कि कान इधर से न पकड़ के इधर से आपने पकड़ लिया। गाइड एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले से ही कर्ज में डूब गए हैं। कर्ज लेकर क्या करेंगे? सरकार अनुदान देती, 1 लाख रुपए की मदद करती तो बेहतर होता। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में करीब 35 लाख लोगों की नौकरी गई है और 90 अरब का नुकसान हुआ है। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। हमारा बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को? बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक RBI के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30, 60 दिन, 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपकी डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ व्हिच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज़ है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था।
तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को जीएसटी के इनपुट में इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जीएसटी कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई जीएसटी ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों पे दोबारा जल्दी से खड़े हो पाए। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप अमेरिका और भारत के बीच तुलना करना चाहें तो एक अंतर दिखेगा कि वहां पर लोगों की जेब में पैसे दिए गए हैं, जिससे लोगों को भी मदद मिली और अर्थव्यवस्था को भी। भारत में कहा जा रहा है कि आप कर्ज में डूबे हैं और कर्ज ले लीजिए, कर्ज की गारंटी सरकार दे रही है। अगर अमेरिका की तरह यहां लोगों की जेब में पैसे दिए गए होते तो लोग खर्च भी करते, बचाते भी और बाजार में मांग की स्थिति भी पैदा करते। अब आप इन खबरों को देखिए जो भीतर के पन्नों पर छपती हैं। ये सारी खबरें 27 जून से 29 जून के बीच की हैं। सूरत में नगरपालिका को 230 टीका केंद्रों में से 130 केंद्रों को बंद करना पड़ा क्योंकि टीका नहीं था। सोमवार को राजकोट और वडोदरा में भी टीका केंद्रों के बंद होने की खबरें छपी हैं। लखनऊ में 50% टीका केंद्रों के बंद रहने से 15,000 लोगों को ही टीका लग सका। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि रविवार को टीके की कमी के चलते बाड़मेर, भरतपुर, पाली, जैसलमेर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में टीका नहीं लगा। जयपुर में सोमवार को टीका नहीं लगा। यह खबर तो दिल्ली के बगल से है। नोएडा और गाजियाबाद की है कि आज के दिन गौतम बुद्ध नगर के किसी भी सरकारी केंद्र में टीका नहीं लग सकता। सोमवार को नोएडा प्रशासन को मात्र 9,000 टीके की सप्लाई हुई। गाजियाबाद को मंगलवार के लिए सिर्फ 6,000 टीके की सप्लाई हुई है। पहले पन्ने पर आपने कई जगह यह खबर देखी होगी, हेडलाइन कि अमेरिका ने जितना टीका दिया है उससे अधिक टीका भारत ने लगा दिया। इसी खबर को आप आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो पता चलेगा कि अमेरिका ने 46% आबादी को दोनों टीके लगा दिए हैं और भारत ने केवल 4% को। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा कि 6 लाख टीके आपात के तौर पर दिए जाएं वरना टीका खत्म हो जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी केंद्र से 25 लाख टीकों की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखकर जुलाई के लिए 1 करोड़ डोज की मांग की है। कहा है कि केवल 10 लाख डोज बचे हैं जो 3 दिनों के लिए पर्याप्त हैं। भारत ने एक और टीका कंपनी को अनुमति दे दी है, मॉडर्ना। सिप्ला कंपनी के जरिए मॉडर्ना का टीका भारत में मिलने लगेगा। ये चौथी कंपनी होगी। मुंबई से पूर्वा की रिपोर्ट है कि बीते 1 साल में कैसे मुंबई के सेक्स वर्कर्स की जिंदगी बद से बदतर हो गई। महामारी और लॉकडाउन से उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। बच्चों की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। सरकार की प्राथमिकता में ये लोग कहीं हैं ही नहीं। मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कामाठीपुरा।
कोरोना के दौरान बीते 1 साल से ज्यादा ये इलाका सूना पड़ा है। लॉकडाउन में यहाँ के लोगों के सामने भी 2 जून की रोटी जुटानी मुश्किल हो गई है। चंपा काफी परेशान है। उसकी 10 साल की बेटी मुंबई के बाहरी इलाके में एक स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब वो लौट आई है और अपनी नानी के साथ रह रही है। लॉकडाउन के कारण काम बंद है। चंपा का कहना है कि उसकी बेटी की पढ़ाई रुक गई है क्योंकि उसके पास बेटी की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, जो साल के 1-2 लाख रुपए पड़ते हैं। मेरा सपना था जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से करूं बच्चों को। मेरा बहुत बड़ा सपना था जब मेरा बेटी अच्छा कुछ बने अच्छे से। लॉकडाउन में मेरा बेटी को मेरा पढ़ाई सब कुछ मेरा दिक्कत तो हो गया मेरे बेटे। रूपा भी बीते 25 साल से कामाठीपुरा में है। ऐसा समय उसने भी पहले कभी नहीं देखा। पिछले 1 साल में खाने पीने, किराए, बिजली के बिल और बेटे की पढ़ाई का पैसा देने के लिए वो 1.5 लाख रुपए कर्ज ले चुकी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कर्ज चुकाए तो कहां से। मेरा बच्चा का ऑनलाइन का जो फी मुझे भरने का था, तो मैंने उससे बाहर से पैसा लिया था, तो वो पेड में अभी तक नहीं कर चुकी हूँ। कामाठीपुरा में 1700 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स का यही हाल है। पिछले 1 साल से उनकी आमदनी बंद है। सबके सामने घर खर्च चलाने और बच्चों को पढ़ाने का सवाल बड़ा हो गया है। किधर भी तो पढ़ाई लिखा रहता, किधर भी काम करके खा सकते हो। क्या काम करूं, बाहर क्या काम मिलेगा। कोविड में इन लोगों का काम छीन लिया, इसीलिए अब एनजीओ सामने आके मदद कर रहे हैं। अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि वो सेक्स वर्कर्स को 5,000 रुपए महीना देगी। कई सेक्स वर्कर्स का कहना है कि उन्हें 3 महीने के 15,000 रुपए तो मिले, लेकिन ये काफी नहीं है। क्या होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं होता है। आज का इस हिसाब में कुछ भी नहीं होते 15,000। लॉकडाउन के वक्त काफ़ी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन अभी भी यहाँ की लड़कियों की कहानियां अनसुनी है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो उसे ऐसे ही बरकरार रखे और यहाँ मदद ऐसे ही पहुँचती रहे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। ट्विटर पर जहां सुबह शाम बड़े बड़े पत्रकारों का टाइम कट जाता है नेताओं के बयान खोजने में और इस पर कुछ टीका टिप्पणी करने में, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहां आपका टाइम कट जाता है झूठे मैसेज को सच मानने में और फॉरवर्ड करने में। ब्रेक ले लीजिए। आश्वासन देने में सरकार कभी भी कमी नहीं करती। मध्य प्रदेश की सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है कि भोपाल गैस कांड की 5,000 विधवाओं को 1,000 रुपए की पेंशन अब मिलने लगेगी। 18 महीने से पेंशन बंद है। सरकार आश्वासन भूल जाती है। अनुराग द्वारी अपनी रिपोर्ट से याद दिलाने आ जाते हैं। काश इन सबको पेंशन अब मिल जाती। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। देखिए, हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1,000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट से हम अब ये प्रावधान कर रहे हैं। 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार हमारे कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वायदा किया। कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई। साफिया, शकीला बी, सावित्री बाई, मुन्नी, केसरबाई, नामों की फहरिस्त लंबी है, इनके साथ वायदों की भी। एक बार फिर हम शकीला बी से मिले। आंखें और धंस गई हैं, उम्मीद छूट रही है।
हमारे को 2 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिले हमारे को। कहते हैं नहीं आया पैसे, बंद हो गया और कोई सहायता नहीं है। जाते हैं तो भगा देते हैं। झूठ बोल रही है सरकार, उनका पेट भरा, रोड बना दिया, ये फुहारे लगा दिया, पर गरीब के आगे कोई पैसा नहीं आ रहा है। नंदाबाई के 4 बेटे हैं, सब अलग रहते हैं। बेटी की मौत हो चुकी है, आंखों से कम दिखता है, पेंशन भी नहीं मिल रही। सहारा हो जाएगा पेंशन मिलने से। अब लड़का है हमारा, इसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को पालेंगे, हम लोगों को भी। 2010 में केंद्र में मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया था। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपये हर महीने इन्हें पेंशन मिलती है। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही है। पहले 750 रुपये पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिला कलेक्टर को 30 करोड़ रुपए दिए थे। पेंशन की राशि का 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकार। अप्रैल 2016 से नवंबर 2017 में भी बिना कारण पेंशन रोकी गई थी। दिसंबर 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। दिसंबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया। दिसंबर 2020 में ये घोषणा की कि सभी गैस पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी। विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बात पूरी तरह से कैबिनेट में भी पास हो गई कि हुई। आज भी वो 5000 महिलाएं बिना पेंशन के अपनी जीवन यापन कर रही हैं, बहुत मुश्किल से। 10 साल पहले इन महिलाओं को बहनें बनाए थे, राखियां बंधवाई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, और आज जब लगभग 2 साल से उनकी पेंशन बंद है तो इस पे कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। गैस राहत मंत्री फिर कांग्रेस को कोस रहे हैं, वायदा कर रहे हैं पेंशन मिलेगी। देखिए, हमारे सरकार का ही निर्णय है कि हम जो हमारी गैस पीड़ित महिलाएं हैं, जो कल्याणी हैं, जिनका सुहाग गैस कांड के समय उजड़ गया, उनको हम 1000 रुपये पेंशन देंगे। और कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया था, पर शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः शुरू किया है और वो हम जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। दरअसल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केंद्र को एक एक्शन प्लान भेजा था। 472 करोड़ मांगे गए कचरे, गैस के जहर, पेंशन जैसे मद में 2010 में पैसा मिला, लेकिन अगले ही साल से सरकार का रोना शुरू हो गया। हालांकि अभी भी उस पैसे से लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, जिसमें 40 करोड़ सामाजिक पुनर्वास और 80 करोड़ आर्थिक पुनर्वास का है। गैस पीड़ित विधवाओं के साथ न्याय नहीं चलेगा। सरकार वैसे भी विधवाओं की संख्या 5000 पर रोक चुकी है, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई स्तरों पर ये बुजुर्ग विरोध कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। माननीय अगर एक दिन काम करें तो पेंशन के हकदार, अगर विधायक से सांसद बन जाएं तो डबल पेंशन। लेकिन इन विधवाओं को 1000 रुपये के पेंशन के लिए 1.5 साल से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वैसे सरकार 1000 रुपये की पेंशन की डफली बजा रही है। 600 रुपये तो वैसे भी वृद्धा पेंशन में मिलते हैं, यानी सिर्फ 400 रुपये वो और जोड़ेगी। क्या यही रामराज है, जहां विधवाओं को अपने पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।